अंग्रेजी के वाक्यों को बनाने का रामबाण तरीका। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको हिंदी आनी चाहिए। सो आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। देखिए, ट्रिक ये है कि हिंदी में जो पहला होता है इंग्लिश में वो पहला होता है। हिंदी में जो आखिरी होता है इंग्लिश में वो दूसरा होता है। हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पे आता है। और हिंदी में अगर आप किसी टाइम यानी कि किसी समय का जिक्र कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में पिछड़ा होता है, यानी कि सबसे लास्ट में आता है। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जब मैंने कहा कि हिंदी में पहला, तो इससे मेरा मतलब था कि हिंदी के सेंटेंस में जो पहला होगा वो इंग्लिश के सेंटेंस में भी पहले नंबर पे आएगा। हिंदी के सेंटेंस में जो आखिरी होता है सबसे लास्ट में, वो इंग्लिश के सेंटेंस में दूसरे नंबर पे आता है। हिंदी के सेंटेंस में जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पे आता है। और हिंदी के सेंटेंस में अगर किसी टाइम का जिक्र है तो वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खुश हूँ, ये हिंदी का एक सेंटेंस है। अब देखिए, इसे हम इस ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि हिंदी का पहला इंग्लिश का भी पहला ही होता है। तो हिंदी में पहले नंबर पे क्या आ रहा है, मैं, तो इंग्लिश में हम लिखेंगे पहले नंबर पे आई। अब हम चले जाएंगे हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में, क्योंकि ट्रिक क्या थी कि हिंदी का जो आखिरी होता है वो इंग्लिश का दूसरा होता है। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हूँ, और हूँ के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं एम का, तो दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे इंग्लिश में एम। अब हिंदी में क्या बच गया है, खुश। और हमारी ट्रिक में था कि हिंदी में जो बचा हुआ बाकी पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पे आता है। तो खुश के लिए हम थर्ड नंबर पे लिखेंगे इंग्लिश में हैप्पी। तो मैं खुश हूँ सेंटेंस आपका बन गया आई एम हैप्पी। देखिए, इस क्लास में पहले मैं बहुत ही बेसिक से एग्जांपल्स आपको बताऊंगी एंड देन उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेटेड हाई लेवल के एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। बेसिक से एग्जांपल्स करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस सेंटेंस में किसी टाइम का जिक्र नहीं था तो सेंटेंस आपका सिंपल तरीके से बन गया। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर टाइम का जिक्र होता, ये एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरीके से होता कि मैं आज खुश हूँ, तो तब आप इसे कैसे बनाते। देखिए, ये सेंटेंस ना बिल्कुल पिछले सेंटेंस के जैसा है, बस इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, टाइम, आज। तो मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि जब टाइम का जिक्र होगा हिंदी के सेंटेंस में तो वो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आएगा, राइट। तो यहाँ पे आज के लिए हम इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिखेंगे टुडे। तो अब मैं आपको कुछ टाइम एक्सप्रेशंस बता देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इन्हें आप इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहला टाइम एक्सप्रेशन है टुडे। टुडे मतलब आज। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। यस्टरडे मतलब कल। अब यस्टरडे और टुमारो में क्या डिफरेंस है, देखिए, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, और टुमारो मतलब आने वाला कल। नाउ मतलब अभी, राइट नाउ मतलब इसी वक्त, दीज डेज मतलब इन दिनों, दिस टाइम मतलब इस समय, नाउ डेज मतलब आजकल, द डे बिफोर येस्टरडे मतलब परसों, द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनकी हिंदी मीनिंग तो सेम है। सो देखिए, द डे बिफोर येस्टरडे, इससे हमारा मतलब होता है बीता हुआ परसों, यानी कि आज से 2 दिन पहले। और द डे आफ्टर टुमारो, इससे हमारा मतलब होता है आने वाला परसों, यानी कि आज से 2 दिन बाद। क्लियर। तो अब देखिए, नेक्स्ट है लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते, लास्ट मंथ पिछले महीने, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, अ व्हाइल एगो मतलब थोड़ी देर पहले, आफ्टर सम टाइम मतलब थोड़ी देर बाद, सून मतलब जल्दी,
लेटर मतलब बाद में, अर्लियर मतलब पहले। तो ये तो कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं, इनके अलावा और भी टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई वर्ड्स दिख जाएं जिनमें आप टाइम का जिक्र कर रहे हैं तो उन्हें आप इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट के, उसके बाद पास्ट के, एंड देन फ्यूचर के, और लास्ट में हम देखेंगे मॉडल्स के और टेंसेस के एग्जाम्पल्स। तो देखिए प्रेजेंट में एग्जाम्पल, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं इन दिनों उदास हूँ। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो मैं के लिए इंग्लिश में हम सबसे पहले लिखेंगे आई। अब हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो हिंदी में आखिरी आया है हूँ, मतलब इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे सेकंड नंबर पे एम। अब हिंदी में बच गया है इन दिनों उदास। अब इसमें क्या कहीं पे किसी टाइम का जिक्र है? जी बिल्कुल है। इन दिनों ये एक टाइम एक्सप्रेशन है, और मैंने कहा था कि जब भी टाइम आएगा हिंदी में तो वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आता है। तो इन दिनों के लिए हम इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिखेंगे दीज डेज। अब क्या बच गया हिंदी में? उदास। और मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि हिंदी में जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है टाइम के अलावा, वो इंग्लिश का होता है तीसरा। तो उदास, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे थर्ड नंबर पे सैड। तो मैं इन दिनों उदास हूँ, आई एम सैड दिस डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं घर पर मौजूद हूँ। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो सेकंड नंबर पे इंग्लिश में हम लिखेंगे एम। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश का तीसरा होता है। अब बचा हुआ पार्ट क्या है? घर पर मौजूद। अब यहाँ पे आके आप लोग अटक गए हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें बताया था कि हिंदी का बाकी बचा हुआ पार्ट इंग्लिश का तीसरा होता है। बिल्कुल सही। तो देखिए इसकी ट्रिक अलग होती है। देखिए हिंदी में क्या होता है ना कि जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब पहले हम घर लिखेंगे, फिर हम पर लिखेंगे, फिर मौजूद। तो आपका सेंटेंस बनता है मैं घर पर मौजूद हूँ। लेकिन इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपको ठीक इसका उल्टा करना होता है, आपको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ता है। तो पहले आप लिखेंगे मौजूद, दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे पर, और तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे घर। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ पार्ट अगर आपका लेंदी है, लॉन्ग है, एक से ज़्यादा है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम आपको बैकवर्ड चलना है, मतलब पीछे से चलते हुए आना है। तो मौजूद के लिए हम लिखेंगे प्रेजेंट, पर के लिए हम लिखेंगे एट, और घर के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे होम। तो मैं घर पर मौजूद हूँ, आई एम प्रेजेंट एट होम। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर हम टाइम एक्सप्रेशन को भी ऐड कर दें, जैसे कि अगर आपका सेंटेंस हो कि मैं इस समय घर पर मौजूद हूँ, तो इस सेंटेंस को अब आप कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे क्या आ गया? टाइम, इस समय। तो सबसे पहला काम आप करेंगे इस टाइम को सबसे लास्ट में लिखने का। तो इस समय के लिए हम इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिख लेंगे दिस टाइम। अब जैसे ही आपने दिस टाइम लिखा लास्ट में, तो आप देख पा रहे होंगे कि अब जो ये बचा हुआ सेंटेंस है मैं घर पर मौजूद हूँ, ये आपका बिल्कुल पिछले सेंटेंस के जैसा ही है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे आई एम प्रेजेंट एट होम। तो मैं इस समय घर पर मौजूद हूँ, आई एम प्रेजेंट एट होम दिस टाइम। तो जो कंप्लीट ट्रिक है वो ये है कि हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, हिंदी का बाकी बचा हुआ पार्ट इंग्लिश का तीसरा होता है। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, हिंदी में आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको राइट टू लेफ़्ट आना है बाकी बचे हुए पार्ट के लिए, मतलब पीछे से चलते हुए आना है। और अगर हिंदी में कोई टाइम है तो वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आएगा। अब चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट का एक और एग्जाम्पल। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पटना बिहार की राजधानी है। तो ट्रिक क्या थी कि हिंदी का पहला इंग्लिश का भी पहला होता है, तो इंग्लिश में हम सबसे पहले लिखेंगे पटना। हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो हिंदी में आखिरी में आया है। अब इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे दूसरे नंबर पे इज। देखिए गाइस, आज की क्लास में मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि आज की क्लास में मैं प्योरली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बता रही हूँ कि हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को बनाते कैसे हैं।
कहाँ पे किसका यूज़ करना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कहाँ पे आएगा ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस पे मेरी वीडियो बनी हुई है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो अब वापस आते हैं ट्रिक पे। तो हिंदी में अब क्या बच गया है, बिहार की राजधानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन बचा हुआ पार्ट अगर एक से ज़्यादा है तो उससे भी लिखने की एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी कि हिंदी में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसे बिहार की राजधानी, लेकिन अगर इसे इंग्लिश में लिखना है तो हमें राइट टू लेफ़्ट जाना पड़ेगा, मतलब बैकवर्ड से चलते हुए आना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे राजधानी, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे कैपिटल। की के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे ऑफ, क्योंकि का के की, इसके लिए हम इंग्लिश में ऑफ का यूज करते हैं। एंड लास्ट में हम लिखेंगे बिहार। तो पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। अभी भी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट करने के लिए आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा कैपिटल से पहले। अब यहाँ पे हम लोगों ने द आर्टिकल का यूज क्यों किया है, क्योंकि देखिए द का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। तो कैपिटल यहाँ पे एक स्पेसिफिक, एक यूनिक चीज है। क्यों? क्योंकि बिहार का सिर्फ एक ही कैपिटल होता है ना, पटना, तो इसीलिए कैपिटल से पहले हम लोग द लगाएंगे। तो ये सब तो हो गई बात की बातें जो आप बाद में सीख जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रिक से आप कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसा कि देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पिछले हफ्ते दिल्ली में थे। तो जैसा आप लोगों ने रूल सीखा है कि हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो हिंदी में जो पहला आया है हम, उसे हम इंग्लिश में लिखेंगे वी। हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो आखिरी में आया है हिंदी में थे, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे वर। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोगों ने वी के बाद वर ही क्यों लिखा, पास्ट में तो हम वॉज का भी यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ना वी, वो एक से ज़्यादा है यानी कि प्लूरल है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा होता है, तो हम पास्ट में वर का यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु की बात होती है, तो पास्ट में आप वॉज का यूज़ करते हैं। अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे वर क्यों आया है। तो अब हिंदी के सेंटेंस में बच गया है पिछले हफ्ते दिल्ली में। अब यहाँ पे जो पिछले हफ्ते है ये एक टाइम एक्सप्रेशन है, यानी कि यहाँ पे हम टाइम का जिक्र कर रहे हैं। और आप लोगों ने ट्रिक में सीखा कि अगर हिंदी में कहीं पे टाइम आता है तो वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आता है। तो पिछले हफ्ते के लिए सबसे लास्ट में हम इंग्लिश में लिखेंगे लास्ट वीक। अब हिंदी के सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है दिल्ली में, और जैसा आप लोगों ने ट्रिक में सीखा था कि जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड है ना, दिल्ली है और में है। तो बचे हुए पार्ट के लिए भी हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स आपके बच जाते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम हम हमेशा पीछे से चलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे मे को। मे के लिए इंग्लिश में हम लिखेंगे इन, और उसके बाद हम लिखेंगे दिल्ली। तो हम पिछले हफ्ते दिल्ली में थे, वी वर इन दिल्ली लास्ट वीक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो कल बहुत खुश नहीं था। अब देखिए इस हिंदी के सेंटेंस से आपको बस इतना तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे किसी एक लड़के की बात हो रही है। तो जब एक लड़के की बात होती है तो उसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं ही। इसी तरह से अगर यहाँ पे किसी एक लड़की की बात होती तो उसके लिए हम इंग्लिश में लिखते शी। ठीक है। अब देखिए हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो आखिरी में क्या लिखा हुआ है, था। तो इसके लिए हम इंग्लिश में सेकेंड नंबर पे लिखेंगे वॉज। अब देखिए इस हिंदी के सेंटेंस में एक टाइम का जिक्र हुआ है कल। अब आपको पता है कि जब हिंदी में टाइम आता है तो इंग्लिश में वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो इस कल के लिए हम इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिखेंगे यस्टरडे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो कल यहाँ पे आया है इसके लिए हम लोगों ने इंग्लिश में यस्टरडे लिखा है, ना कि टुमारो। क्योंकि देखिए जब आप पास्ट में कल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। ठीक है। और बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे का यूज करते हैं। अगर यही सेंटेंस आपका फ्यूचर में होता और तब आपके सेंटेंस में कल आता तो उस कल के लिए आप लोग टुमारो का यूज करते, क्योंकि टुमारो का यूज हम तब करते हैं जब हम आने वाले कल की बात करते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश का पहला, दूसरा और आखिरी नंबर फुलफिल हो चुका है।
तो अब बचा क्या है, तीसरा नंबर। और आपको पता है कि हिंदी का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश का तीसरा होता है। तो अब आपके सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है बहुत खुश नहीं। और बचे हुए पार्ट को आपको कैसे लिखना है आपको पता है ना, बैकवर्ड से लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, और बहुत खुश के लिए हम लोग लिखेंगे वेरी हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे लिखा होगा कि खुश को अलग लिखेंगे, हैप्पी लिखेंगे, और बहुत के लिए लिखेंगे वेरी। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके के वर्ड सुने हैं, हैप्पी वेरी? नहीं ना। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा वेरी हैप्पी, वेरी सैड, वेरी बिजी। तो जब भी आप बैकवर्ड से ट्रांसलेट करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड को साथ में लिखना है। जैसे खुश बहुत, इसे हम अलग नहीं लिख सकते, बहुत खुश इसे हमें साथ में लिखना होगा वेरी हैप्पी। चलिए अब थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं कल उदास थी क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। तो देखिए यहाँ पे ना दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं। पहला सेंटेंस है मैं कल उदास थी, और दूसरा सेंटेंस है मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। और जो बीच में क्योंकि आया है ना, ये एक कनेक्टर का काम कर रहा है, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने जो ट्रिक सीखी है वो हम 1 बाय 1 दोनों सेंटेंसेस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैं कल उदास थी इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे आई। हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो हिंदी के आखिरी में आया है था, तो इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे सेकंड नंबर पे वॉज। अब इस हिंदी के सेंटेंस में एक टाइम मेंशन किया गया है कल, तो इस कल को हम इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिखेंगे येस्टरडे। अब हिंदी में बचा हुआ पार्ट है उदास, तो एक ही बचा हुआ पार्ट है ना, तो इसे हम तीसरे नंबर पे लिख देंगे इंग्लिश में सैड। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए एक कनेक्टर का यूज किया गया है क्योंकि, तो इस क्योंकि के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज। अब आ जाइए दूसरे सेंटेंस पे। तो दूसरा सेंटेंस है मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। तो हिंदी में सबसे पहले क्या आया है, मेरा दोस्त, तो इंग्लिश में भी हम सबसे पहले लिखेंगे माय फ्रेंड। अब हिंदी में सबसे लास्ट में आया है था, तो इसे हम इंग्लिश में सेकंड नंबर पे लिखेंगे वॉज। अब हिंदी में बचा हुआ पार्ट है मेरे साथ नहीं, और बचा हुआ पार्ट हिंदी का इंग्लिश के तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है आप लोगों को पता है, हम बैकवर्ड से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, फिर साथ के लिए हम लिखेंगे विथ, और मेरे के लिए हम लिखेंगे मी। तो मैं कल उदास थी क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। I was sad yesterday because my friend was not with me. So guys, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आप लोग हिंदी के बड़े से बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक की हेल्प से। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए और वो इंग्लिश को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। तो चलिए अब देख लेते हैं फ्यूचर के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, वो अगले हफ्ते दिल्ली से वापस नहीं आएगा। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो वो के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ही। अब देखिए हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, ये हम लोगों को पता है। तो आखिरी में क्या आया है, गा। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है तो हम विल का यूज करते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम इंग्लिश में लिखेंगे विल। तो अब आपके हिंदी के सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है अगले हफ्ते दिल्ली से वापस नहीं। अब देखिए बचे हुए पार्ट को लिखने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि क्या कहीं पे टाइम तो मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर हिंदी में टाइम कहीं पे आया है तो वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे टाइम लिखा गया है अगले हफ्ते, तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे सबसे लास्ट में नेक्स्ट वीक। तो अब आपका हिंदी में बचा हुआ पार्ट रह गया है दिल्ली से वापस नहीं। अब इस बचे हुए पार्ट को आपको लिखना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पीछे से लिखते हुए आना है। तो सबसे पहले हम लोग नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। अब वापस आना, देखिए आने के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, कम। तो वापस आने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम बैक। और से के लिए इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम, और इसके बाद आ जाएगा आपका दिल्ली। सो वो अगले हफ्ते दिल्ली से वापस नहीं आएगा। He will not come back from Delhi next week. चलिए अब देख लेते हैं मॉडल्स के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, अब मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकती हूँ।
तो जिन लोगों को मॉडल्स के बारे में पता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखिए, अब के लिए आपको सबसे पहले लिखना है नाउ, कॉमा लगा देंगे। अब आ जाइए मेन सेंटेंस पे। मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकती हूँ। सबसे पहले क्या आया है? मैं। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई। अब देखिए, हिंदी में सबसे आखिरी में लिखा हुआ है सकती हूँ, और जब भी आपके हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में सकती हूँ, सकता है या सकते हैं आता है, तो आप इंग्लिश में कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे कैन। अब जो बचा हुआ पार्ट है तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल, ये आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। तो आपको पता है कि बैकवर्ड से चलना है, और जब आप पीछे से चलेंगे तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा गया है बोल। बोल यानी कि बोलना, इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं स्पीक। उसके बाद लिखा गया है अंग्रेजी, तो इसके लिए हम लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद तुम्हारी तरह, इसके लिए हम लिखेंगे लाइक यू। अब इस तुम्हारी तरह को आप लोग तोड़ तोड़ के भी ट्रांसलेट कर सकते थे, जैसे कि आप सबसे पहले लिखते तरह के लिए लाइक और तुम्हारी के लिए लिखते यू। मैंने दोनों को साथ में लिख लिया है, तुम्हारी तरह लाइक यू। तो अब मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकती हूँ। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक यू। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो हमें के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे वी। अब देखिए, लास्ट में आया है चाहिए। जब भी लास्ट में चाहिए वर्ड आता है हिंदी में, तो उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे शुड। अब जो बचा हुआ पार्ट है अपने बड़ों का सम्मान करना, ये आ जाएगा इंग्लिश में तीसरे नंबर पे। अब बैकवर्ड से ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे, तो जब आप बैकवर्ड से चलेंगे तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने आएगा करना। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करें, है ना। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं बैकवर्ड से ट्रांसलेट करते टाइम, जब आपको समझ नहीं आए, कोई वर्ड आपको ऐसा मिल जाए जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि आप इंग्लिश में क्या लिखें, तो आपको इस वर्ड के पहले वाले वर्ड पे चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे करना को छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या लिखा हुआ है? सम्मान। अब यहाँ पे दोनों वर्ड्स को साथ में पढ़िए, सम्मान करना। इसके लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पेक्ट। फिर देखिए, जब आप बैकवर्ड से चलेंगे तो सबसे पहले आपके सामने वर्ड आएगा का, फिर बड़ों, फिर अपने। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा है ना कि हम कैसे लिखें, तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं अपने बड़ों का। इसके लिए आपको लिखना है आर एल्डर्स। तो चलिए अब देख लेते हैं टेंसेस के भी कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, हम इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये एक टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसे भी हम लोग इसी ट्रिक की हेल्प से बनाएंगे। तो ट्रिक क्या थी कि हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो हम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वी। अब देखिए, हिंदी में सबसे आखिरी में आया है, तो इस है के लिए हम लोग इंग्लिश में सेकंड नंबर पे लिखेंगे आर। हम लोग यहाँ पे आर लिख रहे हैं, इज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी कि वी, वो प्लूरल है। फिर देखिए, इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र हुआ है इन दिनों, तो इन दिनों को हम इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिखेंगे दीज डेज। अब बचा हुआ पार्ट है आपके सेंटेंस में अंग्रेजी सीख रहे, तो इसे अब आप उल्टा ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है रहे। रहे के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसके पहले वाले वर्ड पे आ जाइए सीख। तो सीख रहे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखिए, सीख का मतलब होता है सीखना, और सीखना क्या होता है? सीखना एक वर्ब होती है, यानी कि क्रिया। तो जब भी आपके सामने कोई वर्ब लिखी गई है, उसके साथ में रहा, रही, रहे आता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको उस वर्ब में आईएनजी लगाकर यूज करना होता है। तो सीखने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं लर्न, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीख के साथ में रहे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लर्न में आईएनजी लगाकर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लर्निंग, और अंग्रेजी के लिए आप लिखेंगे इंग्लिश। तो हम इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, वो इस समय अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए, हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला, तो वो इसके लिए हम लिखेंगे ही। अब हिंदी में सबसे लास्ट में लिखा है, इसके लिए हम इंग्लिश में सेकंड नंबर पे लिखेंगे इज। यहाँ पे हम लोगों ने इस है के लिए इज लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ही, वो सिंगुलर है, एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आर का यूज किया, क्योंकि वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, यानी कि हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे थे।
अब देखिए इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र है इस समय, तो इस समय को हम सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दिस टाइम। अब हमारे सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा। अब इस सेंटेंस को हम लोग उल्टा ट्रांसलेट करेंगे, तो रहा के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके पहले वाले वर्ड पे आ जाइए, खेल। अब देखिए खेल रहा, खेलने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्ले। अब क्योंकि खेल के साथ में रहा भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम प्ले में आईएनजी ऐड करके लिखेंगे प्लेइंग। अब जब आप लोग उल्टा चल रहे हैं तो आपके सामने इसके बाद वर्ड आएगा क्रिकेट, तो हम लिखेंगे क्रिकेट। फिर मे, अब इस मे के लिए इंग्लिश में हम लिखेंगे इन। मैदान, इसके लिए हम लिखेंगे द फील्ड। फिर इसके बाद के साथ के लिए आप लिखेंगे विथ, और अपने दोस्त के लिए आप लिखेंगे हिज फ्रेंड। तो वो अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो आपका सेंटेंस हो गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड विथ हिज फ्रेंड दिस टाइम। सो गाइस, ये थी वो ट्रिक जिसकी हेल्प से आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। देखिए आज की क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये चीज़ समझ में आए।